डेवलपमेंट के काम को करने के लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जो फंडिंग की ज़रूरत होती है, शायद उस पर हम अभी ज़्यादा बात करेंगे। लगभग 30% जनसंख्या इस देश की ऐसी है जो युवा है। अब इस युवा जनसंख्या के साथ में रोजगार को लेकर दबाव तो है, और उस दबाव ने दुर्भाग्य से सारे डेवलपमेंट फोकस को सिर्फ प्रशिक्षण और रोजगार तक सीमित कर दिया है। आज देखिए कि जो है वो सरकारों पे, सिविल सोसाइटी लेवल पे या और बहुत सारे स्टेक होल्डर पे बहुत कम लोग हैं जो स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो पोषण की बात कर रहे हैं। युवा को लेकर जब बात होती है तो ये मुद्दे सब गौण हैं। मुद्दे जो हैं, इंक्लूजन का मुद्दा गौण है ना। वो युवा जो आदिवासी है, वो युवा, वो जो महिलाएं हैं, है ना, उनको किस तरह मुख्यधारा में लाया जाएगा, ये सब मुद्दे धीरे धीरे गौण हैं। एज ए इम्प्लीमेंटर मेरा जो चैलेंज है वो चैलेंज ये है कि अगर मैं एक युवा को जोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं पहले कुछ समय लाइफ स्किल पे बिताऊँ, लेकिन बहुत सारे डोनर जो हैं वो लाइफ स्किल्स पे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं है। बहुत सारे डोनर जो हैं वो प्रोसेस पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। यूथ वर्क के अराउंड में फंडिंग की बात करूँगा। उसमें पहला चैलेंज एज यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो आता है वो है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेट क्या है। क्या हम प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हैं, या हम फाउंडर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन हैं, या हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हैं। और कई बार फिर हम कुछ कोलैबोरेशंस कर लेते हैं जहाँ पर कि प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसमें भी डेफिनेटली कि हमारे विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम कितना यूथ डेवलपमेंट को जीते हैं, और वो चुनौती कई बार संस्थाओं के अंदर दिखाई देती है। क्योंकि यही टर्म है जहाँ पर हम जो फिलैंथ्रोपीज़ हैं या फंडिंग एजेंसीज हैं या CSR हैं, हम उन्हें कन्वेंस नहीं कर पाते हैं कि यूथ डेवलपमेंट में क्यों इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। CSR पर बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस स्टेज पर हूँ, इससे यूथ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, यूथ वर्क की बात कर रहा हूँ, उसके अराउंड भी बात करने की ज़रूरत है। अभी फेलोशिप्स का काफ़ी माहौल बनना शुरू हुआ है। अभी जो युवा साथी, जो आप भी बोल रहे थे कि सोशल इंटरप्राइजेस पर जो साथी काम करना चाहते हैं या बिजनेस इंटरप्राइजेस पे भी काम करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक माहौल तो बना है। मगर क्या वो माहौल अगेन यूथ सेंट्रिक लेंस से है या फिर अगेन इशू से है कि आवश्यकता है? सब युवाओं के साथ काम करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मुद्दे हैं, बहुत सारे अलग अलग वेज हैं जिनमें काम किया जा सकता है। एंड मेरा मानना है कि सबका अपना अपना एक स्पेस है। ऐसा नहीं है कि एक तरह की ही फंडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या एक तरह का ही ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जब हम युवाओं के साथ काम करते हैं, हमारा लेंस ज़रूर रोज़गार एंड एंटरप्रेन्योरशिप का होता है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन हाँ, that should not be the only thing that all organizations are focusing on, and 100% agree with that. Another way of funding is also कि अगर आपको समझ में आया कि 5-6 संस्थाएं बहुत अच्छा काम साथ में कर रही हैं, ग्रो करना चाहती हैं, तो और फंडिंग उनके लिए कमर्शियल से, गवर्नमेंट से और फंडर्स से कैसे लाया जाए। एक अलग तरह का फंडिंग है, एक होलिस्टिक फंडिंग है। तो जो हमारे फंडिंग पार्टनर्स हैं उनको मालूम है कि किस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को भी देखते हैं। यंग लोगों के एस्पिरेशंस, यंग लोगों का अपना देखने का नज़रिया, यंग लोगों की अपनी इच्छाएं, वो और उनके साथ हमारी क्या आशाएं होती हैं कि यंग लोग अपने समुदाय में चेंज कैसे लेके आए, है ना। एक इंटरसेक्शनल तरीके से काम करने में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं जब हम अलग अलग ऐसे थीम्स पे फंडिंग ना करके एक संस्था को फंड देते हैं, और संस्था देखती है कि कहाँ उस काम को लेके जाना है। यूथ के साथ जब हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं कि एक बहुत बड़ा गैप है उनकी स्किल्स और उनके एस्पिरेशंस में, है ना। और कहीं ना कहीं वो स्टेट का फेलियर है जहाँ पे उनकी एस्पिरेशंस के लिए जो उनको ना सिर्फ स्किल्स बट उनकी जो पर्सनल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं जाकर नहीं हुई है। तो एक इनजस्टिस का मामला है। एज सिविल सोसाइटी हमें अपनी एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस को भी कहीं ना कहीं नज़र में लाना होगा। आपने बताया कि एक लाइवलीहुड के लेंस से देखा जाता है युवाओं को। सरकार देखती है युवाओं को कि ये देश का भविष्य है, इनके कंधों पे उनको स्किल देना चाहिए ताकि वो वर्कफोर्स में ऐड हो, है ना। और कुछ लोग उनको अलग अलग तरह से देखते। हमें लगता है कि युवा क्योंकि एक देश की जनसंख्या में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक देश की सारी व्यवस्था में भागीदारी कर, तो युवाओं को एक तरह से उनको उनके अधिकारों को लेके एक सजग बनाना
जो संविधान के अधिकार या मूल्य हैं वो उनको जाने माने, जी पाएँ, उनको सीख पाएँ। ये जो जागरूक नागरिक बनाने की प्रक्रिया के साथ जब हम काम शुरू किए, तो उसमें हम लोगों को फ़ील हुआ कि युवाओं के साथ काम करना भी खुद में एक कला है। उस समय जो देश भर में ज़्यादातर युवाओं के साथ काम करने वाली संस्थाएँ देख रहे थे हम, और ये हमारे अनुभव से ही है, वो बहुत ही वन टाइम इवेंट टाइप के प्रोग्राम होते थे। एक होता है यूथ फॉर डेवलपमेंट और एक डेवलपमेंट ऑफ यूथ। आई थिंक एक तो हमें समझ में आ रहा है कि जो फंडिंग इकोसिस्टम है स्पेसिफिकली यूथ डेवलपमेंट को लेकर, वो एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम पर है। उसके बाद लार्ज स्केल फंडिंग, जैसा कि शर्वी बात कर रही थी, जहाँ पे उसमें भी ऑप्शंस होते हैं आपकी संस्थागत डेवलपमेंट का, आपके एविडेंस बिल्डिंग का, होलिस्टिक या बहुत ही कॉन्टेक्चुअलाइज्ड फंडिंग भी का भी जिक्र किया हमने रिसर्च की बात करी, हमने जनरली समझ की बात करी, ओपननेस टू लर्निंग की बात करी, यंग संस्थाएं हैं उनको सपोर्ट की उसकी कमी की बात करी, एंड देयरफॉर उसका समाधान भी आई थिंक संजय जी ने बहुत ही अच्छी तरह से शुरू में ही निकाल दिया कि आपका फर्स्ट ये जो बात है, ये जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है ना, ये हमने आंसर नहीं ढूंढ लिया, हमने अभी क्वेश्चन को फ्रेम किया है थोड़ा सा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका भी।